Please like, share, subscribe my channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मिस्टेक के बारे में बताया था और मैंने आपको उस मिस्टेक का सोल्यूशन भी बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि लिंक्ड सिलेक्ट क्या होता है और ब्लेंडर में एल बटन दबा के लिंक्ड सिलेक्ट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस इमेज के बारे में बताऊंगा और एग की रेफरेंस इमेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट करके हम ब्लेंडर में एग का 3D मॉडल बनाना सीखेंगे। एग का 3D मॉडल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग का 3D मॉडल बनाते वक्त जो दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ट्रांसफर करूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये वाली रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर ली। इसके बाद ब्लेंडर को ओपन किया और यहां से जनरल पर क्लिक कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और डाउनलोड में जाके एग रेफरेंस इमेज फ्रंट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया। यहां से लोड रेफरेंस इमेज पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि रेफरेंस इमेज ब्लेंडर में इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस इमेज को सिलेक्ट करके यहां ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में आके ओपेसिटी को टर्न ऑन किया और इसकी वैल्यू को 0.3 कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में थोड़ा सा जूम इन किया और रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और इस इमेज को इतना ऊपर मूव किया कि एग की बेस इस रेड लाइन पर आ जाए। इसके बाद ऐड में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में चला गया। ऑल्ट और जेड दबा के एक्सरे मोड को एक्टिवेट किया और मूव वाले गिज्मो से स्फीयर को यहां मूव कर दिया। टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आया और ऑल्ट और जेड दबा के एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारी रेफरेंस इमेज की पोजीशन खराब ना हो, इसलिए रेफरेंस इमेज को डीसिलेक्टेबल बनाना है। इसके लिए मैंने रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट किया। यहां से आउटलाइनर पैनल की वॉल पे आके डबल हेडेड एरो से आउटलाइनर पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि मुझे ये वाले दो ऑप्शंस भी दिखाई दें। फिल्टर में जाके सिलेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया। अब ये आउटलाइनर पैनल में जो इम्प्टी के नाम से दिखाई दे रहा है यही रेफरेंस इमेज है। F2 दबा के इसका नाम रख दिया इमेज और यहां से सिलेक्शन वाले आइकन को ऑफ करके इसे डीसिलेक्टेबल बना दिया। अब आप देख सकते हो कि हमारी रेफरेंस इमेज लॉक हो गई है और मैं अब गलती से भी इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब मुझे आपका सारा फोकस 3D व्यू पोर्ट में चाहिए और अब जो मैं बताने वाला हूं इन दो चीजों को आपने गौर से समझना है। एक चीज है मीडियन पॉइंट और दूसरी चीज है पिवट पॉइंट। ये दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे पहले मैंने ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और इस क्यूब को यहां मूव कर दिया। इसके बाद ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड किया और इसे भी यहां मूव कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में मूव और जूम करके इन दोनों के पास आ गया। सबसे पहले यह समझो कि मीडियन पॉइंट क्या है। देखो जैसे ही मैंने इस क्यूब पर क्लिक किया तो यहां आपको ये ऑरेंज डॉट दिखाई देने लगा। अब अगर मैं R दबा के इस क्यूब को रोटेट करूं तो आप देख सकते हो कि इसी ऑरेंज डॉट में से एक लाइन बाहर आ रही है और हमारा क्यूब इसी मीडियन पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। राइट क्लिक करके एक्शन कैंसिल किया। इसी तरह अगर मैं यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करूं तो यहां भी आपको ऑरेंज डॉट यानी कि इस ऑब्जेक्ट का मीडियन पॉइंट दिखाई देने लग गया। अब अगर मैं R दबा के रोटेट करूं तो यूवी स्फीयर भी इसी मीडियन पॉइंट के गिर्द रोटेट होने लग गया। एक बात समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मीडियन पॉइंट उसका यही सेंटर वाला ऑरेंज वाला पॉइंट ही है। इसे आप ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह मीडियन पॉइंट हमेशा सेंटर में ही रहे। अक्सर 3D मॉडलिंग करते वक्त यह मीडियन पॉइंट अनजाने में आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे कि मैंने इस फर्स्ट वाले यूवी स्फीयर को सिलेक्ट किया तो इसका मीडियन पॉइंट देखो ये रहा। अगर मैं इस यूवी स्फीयर को रोटेट करूं तो देखो ये अपने मीडियन पॉइंट के गिर्द कैसे रोटेट हो रहा है। राइट क्लिक करके एक्शन कैंसिल किया और अब सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि इस यूवी स्फीयर का ओरिजिन पॉइंट कब और कैसे मूव हुआ। यह कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं सेकंड वाले यूवी स्फीयर के पास आया और इसे सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहां ऊपर मूव कर दिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो इसका मीडियन पॉइंट वही है, बट एडिट मोड में यूवी स्फीयर को ऊपर मूव किया
तो मीडियन पॉइंट वहीं रह गया और यूवी स्फीयर ऊपर मूव हो गया। अब अगर मैं मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करूं तो आप देख सकते हो कि गिज्मो भी मीडियन पॉइंट से ऑब्जेक्ट को पकड़कर मूव कर रहा है। इसी तरह रोटेट वाला गिज्मो भी मीडियन पॉइंट से ही ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है और स्केल वाला गिज्मो भी मीडियन पॉइंट से ही ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब मैं इस मीडियन पॉइंट को यूवी स्फीयर के सेंटर में लाना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए टी पैनल से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद यूवी स्फीयर पर राइट क्लिक किया और सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन पॉइंट वापस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। ओरिजिन पॉइंट को समझाने के बाद और सेट करने के बाद अब बारी है पिवट पॉइंट को समझने की। देखो ब्लेंडर में हमारे पास ये जो मेन्यू है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पिवट पॉइंट कौन सा होगा। सबसे पहले ये समझो कि एक्चुअली में पिवट पॉइंट होता क्या है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ब्लेंडर में रोटेट करते हैं या स्केल करते हैं तो वो जिस पॉइंट से रोटेट या स्केल हो रहा है उसे ही पिवट पॉइंट कहते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था कि मीडियन पॉइंट से स्केल और रोटेट और मूव होता है, तो ये जो पॉइंट है ये मीडियन पॉइंट है या पिवट पॉइंट है? गुड क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने ही कहा था कि मीडियन पॉइंट से होता है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली मेन्यू में हमने मीडियन पॉइंट को ही एज अ पिवट पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट्स को स्केल करते हैं तो वो मीडियन पॉइंट से ही स्केल होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो वो मीडियन पॉइंट के गिर्द ही रोटेट होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं तो वो मीडियन पॉइंट से ही मूव होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली ऑप्शंस में जाके 3D कर्सर को चूज कर लूँ और 3D कर्सर को पिवट पॉइंट बना दूँ तो अब आप देख सकते हो कि यूवी स्फीयर का मीडियन पॉइंट तो यहाँ सेंटर में ही है। लेकिन क्योंकि मैंने पिवट पॉइंट को 3D कर्सर पर शिफ्ट कर दिया है इसलिए मेरा पिवट पॉइंट यहाँ 3D कर्सर पर शिफ्ट हो गया और इस स्फीयर को मूव करने वाला गिज्मो भी पिवट पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं इस स्फीयर को सिलेक्ट करके आर दबा के रोटेट करूं तो आप देख सकते हो कि ये यूवी स्फीयर कैसे 3D कर्सर के गिर्द रोटेट हो रहा है, क्योंकि अब इसका पिवट पॉइंट ये वाला मीडियन पॉइंट नहीं है बल्कि ये वाला 3D कर्सर है। कुल मिला के बात यह है कि ब्लेंडर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करते हैं या जिस पॉइंट से पकड़कर हम उनको मूव, स्केल या रोटेट करते हैं उस पॉइंट को पिवट पॉइंट बोला जाता है। और आपके ब्लेंडर में आपका पिवट पॉइंट 3D कर्सर होगा या ऑब्जेक्ट्स का मीडियन पॉइंट होगा, ये चीज़ आप इस ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली मेन्यू से डिसाइड कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप पिवट पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने यूवी स्फीयर पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, बट अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करके आर दबा के रोटेट करूं तो देखो इसका पिवट पॉइंट भी अभी 3D कर्सर ही है। चलो अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और इस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करते हैं। अभी अगर आप कंफ्यूज हो तो इस आखिरी मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने इस क्यूब को और यूवी स्फीयर को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इस यूवी स्फीयर को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में जूम और मूव करके रेफरेंस इमेज के पास आया और यहाँ ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट वाली मेन्यू में मीडियन पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया और इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक शेप देने के लिए टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, इस यूवी स्फीयर को यहाँ ऊपर मूव किया, S दबा के बड़ा किया, मूव करके एडजस्ट किया, फिर से S दबा के बड़ा किया और मूव करके एडजस्ट किया। अब कीबोर्ड से S दबा के शिफ्ट Z दबा के इसे पतला किया। S दबाने के बाद शिफ्ट Z दबाने का मतलब यही है कि ब्लेंडर Z के अलावा सब एक्सिस पर इसे स्केल करो। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया तो देखो एग का बेसिक शेप रेडी हो गया। लेकिन यही काम अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स में। इस एग को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड किया और यहाँ ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट में से 3D कर्सर को चूज कर लिया। यूवी स्फीयर को मूव वाले गिज्मो से इतना ऊपर मूव किया। टैब दबा के एडिट मोड में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को एक्टिवेट किया और S दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर लिया। देखो मैंने 3D कर्सर को पिवट पॉइंट बनाया, इसलिए एक ही बार इसे स्केल कर लूंगा। बार बार इसे स्केल करके पोजीशन सेट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसके बाद S दबा के शिफ्ट Z दबा के इसे पतला कर लिया,
टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया। तो देखो हमारे एग का बेसिक शेप कितनी आसानी से रेडी हो गया। इसके बाद पिवट पॉइंट को वापस मीडियन पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया और एग पर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। रेफरेंस इमेज को आउटलाइनर पैनल से सिलेक्टेबल बनाया और 3D व्यू पोर्ट में आके रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके एग को जूम करके देखा तो देखो एग स्मूथ नहीं है, इसलिए एग को सिलेक्ट करके यहाँ मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया। तो देखो एग मजीद स्मूथ हो गया। सबसे पहले तो ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और नमपैड से नमपैड पीरियड यानी ये वाला बटन दबा के इसके पास में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। उसके बाद ये वाली सारी वर्टिसेस सिलेक्ट कर ली। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया तो देखो फ्रंट वाली सारी वर्टिसेस तो सिलेक्ट हो गई, लेकिन ये बैक वाली सारी की सारी वर्टिसेस सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन मैं तो फ्रंट और बैक वाली सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करना चाहता था, इसलिए दोबारा से नमपैड 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में आ गया। अब इन सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और अब अगर ऑल्ट दबा के रोटेट करके दिखाऊं तो देखो आगे वाली और पीछे वाली सारी की सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई, यानी कि एक्सरे मोड में जाके आप फ्रंट और बैक वाली वर्टिसेस को फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही सिलेक्ट कर सकते हो। अब डिलीट बटन दबाया तो मेरे सामने ये मेन्यू ओपन हो गई। यहाँ से वर्टिसेस पर क्लिक किया ताकि ये सारी की सारी वर्टिसेस डिलीट हो जाएं। अब 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और इस लास्ट वाले एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में थोड़ा सा जूम आउट किया, ई दबा के Z दबा के इस एज लूप को नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दिया जितनी के LED बल्ब की लेंथ होती है। एस दबा के इसे स्केल किया ताकि इसका शेप LED बल्ब की तरह हो जाए। इसके बाद 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट और जूम करके LED बल्ब के बॉटम वाले एज लूप के पास आ गया। इस एज लूप पर डबल क्लिक करके सारे के सारे एज लूप को सिलेक्ट कर लिया और ई दबा के एस दबा के माउस को मूव किया तो देखो ये एज लूप कैसे अंदर की जानिब या बाहर की जानिब एक्सट्रूड होने लगा। यही टेक्निक समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी अभी तक की है। एनीवेज ई दबा के एस दबा के मैंने इसे अंदर की जानिब इतना एक्सट्रूड कर दिया। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ई दबा के Z दबा के नीचे की तरफ एक्सट्रूड किया। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया। ई दबा के एस दबा के इसे अंदर की जानिब एक्सट्रूड किया। इसके बाद नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ई दबा के Z दबा के इसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड किया। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में रोटेट किया और इस सुराख को बंद करने के लिए इसे F दबा के फिल कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया। इस LED बल्ब पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया। इसके बाद मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। आउटलाइनर पैनल में जाके इसका नाम रखा LED बल्ब और अब LED बल्ब को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे यहां मूव कर दिया और यहां आउटलाइनर पैनल से आई आइकन पर क्लिक करके इसे हाइड कर दिया।
कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाया और यहाँ से डेस्कटॉप पे आके यहाँ आकर न्यू फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर का नाम रखा क्लास 17 प्रैक्टिस। और इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा क्लास 17 प्रैक्टिस और यहाँ से सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक करके प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर दिया। अब बारी है बॉटल का 3D मॉडल बनाने की। सबसे पहले तो मैंने ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। एस दबा के शिफ्ट जेड दबा के इसे पतला किया। अगर आपको एस प्लस शिफ्ट जेड वाली कमांड का नहीं पता तो इट्स मीन आपने पिछली वीडियोस में बंक मारा है, इसलिए वापस जाओ और प्रैक्टिस करके आओ। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। इसके बाद 3D व्यू पोर्ट में जूम और मूव करके यहाँ टॉप वाले एज लूप के पास आ गया और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आके इस पूरे एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट किया ताकि सारे का सारा सिलेंडर दिखाई दे। ई दबा के इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया और एस दबा के स्केल किया। अब दोबारा से ई दबा के एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड करने के बाद साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब इस वाले एज लूप के पास आके इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी दबा के बेवल किया और माउस से स्क्रॉल अप करके सेगमेंट्स बढ़ा दिए ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए और क्लिक कर दिया। इसके बाद दोबारा से 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके बॉटल के ढक्कन के पास आया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस एक फेस पर डबल क्लिक किया तो देखो ये सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। ऑल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट किया कि ये ऊपर वाला फेस भी दिखाई दे। शिफ्ट दबा के इस फेस पर क्लिक किया ताकि ये भी साथ ही सिलेक्ट हो जाए और अब कीबोर्ड से ऑल्ट ई प्रेस किया तो देखो मेरे सामने एक्सट्रूड मेन्यू ओपन हो गई। यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस अमंग नॉर्मल्स पर क्लिक किया और इस ढक्कन को कुछ इस तरह से एक्सट्रूड कर लिया। क्लिक करके एक्शन कंफर्म किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस नीचे वाले एज लूप के पास आ गया। 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और इस नीचे वाले एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बी दबा के बेवल किया और क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और कीबोर्ड से नमपैड पीरियड की को प्रेस कर दिया। अगर आपको नमपैड पीरियड की का नहीं पता तो इट्स मीन कि आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को स्किप ना किया करो। अगर नहीं पता नमपैड पीरियड की कौन सी है तो वीडियो को शुरू से अगेन वॉच करो। अब इस बॉटल पर राइट क्लिक किया और शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। बेवल मॉडिफायर ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपका 3D मॉडल और भी ज़्यादा शानदार दिखाई दे, आपके 3D मॉडल पर लाइट अच्छे से रिएक्ट करे। अगर मैं 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके मूव करके बॉटल के ढक्कन के पास आऊं और अब यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके आपको बेवल मॉडिफायर ऑन या ऑफ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे 3D मॉडल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर आप इस 3D मॉडल को और भी ज़्यादा शानदार और स्मूथ बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऐड में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दो। अब यहाँ से मैंने इस एरो पर क्लिक करके बेवल मॉडिफायर को फोल्ड कर दिया और यहाँ आप देख सकते हो कि ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हुआ है। यहाँ से इस सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऑन ऑफ करके आप देख सकते हो कि हमारे 3D मॉडल पर क्या असर पड़ता है। एक काम की बात यह है कि मॉडिफायर्स में क्या वैल्यू और क्या अमाउंट डिसाइड करनी है, ये तुक्का नहीं मारना। जितनी अमाउंट बढ़ाते जाओगे ब्लेंडर उतनी ही ज़्यादा आपकी पीसी की मेमोरी कंज्यूम करेगा और अगर आप किसी नॉर्मल पीसी पर काम कर रहे हो तो ब्लेंडर क्रैश भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको वही वैल्यूज़ बताता हूँ जितनी कि एक 3D मॉडल को अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी होती हैं।
अपनी मर्जी से वैल्यू को बढ़ाते जाना मीन्स ज्योमेट्री को बढ़ाते जाना, और जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होंगी उतना ही आपका 3D मॉडल हैवी होता जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका 3D मॉडल हैवी होता जाएगा। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और यहाँ आउटलाइनर पैनल में जाके इसका नाम रखा बॉटल। 3D व्यू पोर्ट में बॉटल को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट किया और अब मूव वाले गिज्मो से इसे भी यहाँ मूव कर दिया और आउटलाइनर पैनल में जाके इस आई आइकन पर क्लिक करके इसे हाइड कर दिया और कंट्रोल एस दबा के प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है वो है व्हाट इज प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एप्पल का बेसिक 3D मॉडल बनाते हुए समझाऊंगा। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्पल की ये एप्पल फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर ली। इसके बाद ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके एप्पल फ्रंट वाली इमेज को सिलेक्ट करके लोड रेफरेंस इमेज पर क्लिक करके इस इमेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया। अब रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डाटा प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन किया और ओपेसिटी की वैल्यू को 0.3 कर दिया। आउटलाइनर पैनल की वॉल पर जाके डबल हेडेड एरो से इसे थोड़ा सा बड़ा किया ताकि मुझे ये वाले दो ऑप्शंस भी दिखाई दें। फिल्टर में जाके इस आइकन को टर्न ऑन कर दिया। अब यहाँ ये जो एम्प्टी आपको दिखाई दे रहा है यही तो हमारी रेफरेंस इमेज है। यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके इसे डीसेलेक्टेबल बनाया ताकि काम करते वक्त गलती से भी रेफरेंस इमेज की पोजीशन ख़राब ना हो। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्फीयर ऐड किया, टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और मूव वाले गिज्मो पर क्लिक करके मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट कर लिया। अब एस दबा के स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से यूवी स्फीयर की पोजीशन और स्केल को रेफरेंस इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अगर आपको एप्पल की रेफरेंस इमेज दिखाऊं तो टॉप पर आप ये जो गड्ढा देख रहे हो सबसे पहले हम यही बनाएंगे। ऐसा गड्ढा बनाने के लिए मैं सबसे पहले 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया, 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके इस टॉप वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। अब जी दबा के Z दबा के इसे ऊपर नीचे मूव किया तो देखो वर्टेक्स मूव हो रही है, बट गड्ढा वैसा नहीं बन रहा जैसा मुझे चाहिए था। बस ऐसी ही सिचुएशन में हमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आकर इस आइकन पर क्लिक करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन किया। कीबोर्ड से ओ बटन प्रेस करके आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी बटन दबाया तो देखो मेरे सामने एक सर्कल बना आ गया। माउस से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके आप इस सर्कल के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब मैंने Z दबाया और वर्टेक्स को नीचे मूव किया और स्क्रॉल करके सर्कल साइज को अपनी मर्जी के मुताबिक इतना एडजस्ट किया कि जैसा गड्ढा मैं बनाना चाहता हूँ वो बन जाए। अपनी मर्जी का शेप अचीव करने के बाद मैंने लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। याद रहे कि अभी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, इसलिए मैंने 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके इस नीचे वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। जी दबा के Z दबा के सर्कल साइज को एडजस्ट करके इसे थोड़ा ऊपर मूव कर दिया और अपनी मर्जी का शेप अचीव करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब ओ दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ किया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और एप्पल की इस नीचे वाली एज पर डबल क्लिक करके इस पूरे एज लूप को सिलेक्ट कर लिया और एस दबा के रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर दिया। इसी तरह बाकी एजेस को भी डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और एस दबा के स्केल किया। लास्ट में इस टॉप वाले एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की
और एस दबा के स्केल कर दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये एप्पल टॉप से बहुत फ्लैट है, जबकि रियल एप्पल ऐसा नहीं होता। इसलिए फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, कीबोर्ड से 1 बटन प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया, ओ दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन किया और यहाँ से इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके जी दबा के मूव किया। इसी तरह नीचे वाली वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके जी दबा के मूव करके इमेज के मुताबिक एडजस्ट किया। थ्री डी व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया, ओ दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ किया, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और एप्पल पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया और यहाँ से लेवल्स को 2 कर दिया। आउटलाइनर पैनल में जाके रेफरेंस इमेज को हाइड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे एप्पल का बेसिक शेप रेडी है। मेरी आज की वीडियो में आपने एलईडी बल्ब का बेसिक शेप बनाते हुए ई और एस दबा के अंदर और बाहर की जानिब एक्सट्रूड करना सीखा, बॉटल का ढक्कन बनाते हुए ऑल्ट टी दबा के एक्सट्रूड मेन्यू के बारे में जाना और एप्पल बनाते वक्त प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में जाना कि कैसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करके हम सर्कल के अंदर आने वाली वर्टिसेस को फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर सकते हैं। अभी तक आप 3D मॉडलिंग को 20% सीख चुके हो। अब आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3D टेक्सचरिंग के बारे में बेसिक्स बताना शुरू करूंगा। और जैसे हमने 20% 3D मॉडलिंग सीख ली है, अब 20% 3D टेक्सचरिंग के बेसिक्स को क्लियर करने के बाद जब आप एक एक लेक्चर को देखकर कंप्लीट 3D मॉडल्स बनाना शुरू करोगे तो आपका इस कोर्स में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके कंप्लीट 3D मॉडल्स भी साथ के साथ रेडी होते जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3D टेक्सचरिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ब्लेंडर के शेडिंग वर्कस्पेस के बारे में बताऊंगा।